हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। वैसे तो दिवाली का माहौल है, लेकिन आप सब पढ़ाई ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे। पढ़ाई आप लोग रेगुलर करते रहेंगे और साथ ही साथ दिवाली का त्यौहार भी धूमधाम से मनाएंगे। तो आप लोग बीच में बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे। जो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, उस वीडियो को आप लोग पूरा पूरा देखेंगे और दोबारा से रिवीजन करेंगे। वैसे आज इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो कि हमारा डीएड के फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है, इसमें अभी तक हम लोगों ने यूनिट 2 तक पढ़ लिया है और कंप्लीट वीडियो आपको यूनिट 2 तक का हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर वीडियो देखते हुए अपना रिवीजन कर लें। आज इस वीडियो में हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूनिट 3 है हमारा मनोविज्ञान और सीखना, यानी कि साइकोलॉजी एंड लर्निंग। इसी में सब यूनिट हमें पढ़ना है 3.1। 3.1 हमारा क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, रेविलेंस एंड स्कोप फॉर एजुकेटर्स। ये आप देख सकते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षक के लिए प्रासंगिकता और गुंजाइश। शैक्षिक मनोविज्ञान में इस बात का अध्ययन शामिल है कि लोग कैसे सीखते हैं। यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान जो है आपका सब्जेक्ट, इसमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि लोग कैसे सीखना प्रारंभ करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जिसमें शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, निर्देशात्मक प्रक्रियाएं क्या होती हैं और सीखने में व्यक्तिगत अंतर जो शामिल है या लक्ष्य यह समझना है कि लोग कैसे सीखते हैं। यानी कि व्यक्तिगत अंतर भी शामिल होता है और उनका लक्ष्य किस प्रकार से सीखना होता है, ये इस चीज़ की जानकारी हम शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा में न केवल प्रारंभिक बचपन और किशोरावस्था के सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है, बल्कि सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं। पूरे जीवन काल में सीखने में शामिल है। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई अन्य विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें विकासात्मक मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शामिल है। जैसा कि जैसे विकास आप लोगों का है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वैसे ही जो सीखने की प्रक्रिया होती है, अधिगम जो होता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यानी कि हम लोग सभी अवस्थाओं में सीखने का कार्य करते हैं। चाहे वो हमारा सामाजिक तौर पे सीखना हुआ या भावात्मक तौर पर सीखना हुआ या फिर अन्य किसी माध्यम से भाषा सीखना हुआ, तो सारे जो डेवलपमेंट होते हैं वो हम हमारे अंदर जो चेंजेस लाते हैं, हमारे अंदर जो ये कह लीजिए कि सामाजिक तरीके से, भावात्मक तरीके से जो बदलाव आते हैं, वो भी सीखने के माध्यम से ही आते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो महत्वपूर्ण कार्य करता है सीखने में, वो हमारा व्यवहार होता है। व्यवहार के माध्यम से हमारे अंदर संज्ञान की सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यानी कि संज्ञान का मतलब यह होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान किस माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे मनोविज्ञान पे। और साथ ही साथ जो विकास के चरण होते हैं हमारे अंदर, वो सारे विकास के चरण, सभी विकास के पक्ष हमारे इस सीखने की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। आगे है शैक्षिक मनोविज्ञान में प्रमुख परिपेक्ष। मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्रों की तरह शैक्षिक मनोविज्ञान के शोधकर्ता किसी समस्या पर विचार करते समय अलग अलग दृष्टिकोण, विशिष्ट कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो किसी व्यक्ति के सीखने के तरीकों को प्रभावित करते हैं, जिसमें सीखे हुए व्यवहार, अनुभूति, अनुभव और बहुत कुछ उसमें शामिल होता है।
यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने बहुत तरीके से शोध किया है और उस शोध में उन्होंने यह पाया है कि चाहे समस्या हो, चाहे अन्य कोई कार्य हो या फिर किसी भी माध्यम में देखा जाता है कि ध्यान केंद्रित करते हुए जो व्यक्ति उस पे अपना विचार या अपना मत प्रस्तुत करता है, वह भी वो जो सीखा रहता है उस सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से ही उस चीज को हल कर पाता है। अगर हम देखें कि हमारे सीखने में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो उसमें हमारा व्यवहार होता है, अनुभूति होती है, अनुभव होता है, यानी कि ये सभी तरीके शामिल होते हैं। जब हम व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार के माध्यम से भी हम सीखते हैं। मान लीजिए हमारा व्यवहार अगर अच्छा है तो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उस अच्छे व्यवहार से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। साथ ही अनुभूति, अगर आपको अच्छा अनुभूति हो रहा है तो अच्छी फीलिंग आ रही है तो उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं, और कहीं आपको नकारात्मक अगर अनुभूति हो रही है तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। अनुभव, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो बूढ़ा है, अपने वृद्धावस्था में है, तो उसने अपने सारे एजेज में बहुत कुछ सीख रखे हैं और उस सीखने के माध्यम से ही, अपने अनुभव के माध्यम से ही वो आगे अपनी पीढ़ी को भी गाइड करता रहता है। जैसे आप लोगों के घरों में कुछ बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति क्या करते हैं कि जब आप कोई कार्य करने जा रहे होते हैं तो उस कार्य के लिए वो कभी कभी मना कर देते हैं और कभी कभी उसी कार्य को करने के लिए वो अपना विचार भी व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि वो आपके कार्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं, रुकावट नहीं पैदा करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इस चीज को पूर्ण रूप से अनुभव प्राप्त किया है या उस चीज को कार्य करने में उन्होंने अनुभव लिया है, इसी वजह से वो आपको उस कार्य के प्रति सचेत करते हैं। आगे है हमारा व्यवहार परिपेक्ष। व्यवहार परिपेक्ष में क्या है कि यह दृष्टिकोण बताता है कि सभी व्यवहार कंडीशनिंग के माध्यम से सीखे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक जो इस परिपेक्ष को लेते हैं, सीखने के तरीकों को समझाने के लिए संचालक कंडीशनिंग के सिद्धांतों पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि शिक्षक छात्रों को टोकन देकर सीखने को पुरस्कृत कर सकते हैं, जिन्हें कैंडी या खिलौने जैसी वांछनीय वस्तुओं के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। या व्यवहार परिपेक्ष इस सिद्धांत पर संचालित होता है कि छात्र अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत होने वाले व्यवहार के लिए दंडित होने पर भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये होगा कि जो हमारा व्यवहार परिपेक्ष है, यह भी कंडीशन पर आधारित होता है। अगर हम छोटे बच्चे में व्यवहार को शामिल करें या व्यवहार को सिखाएं उसको, तो वह भी हमारे लिए कठिन कार्य होता है। क्यों? क्योंकि जो एक शिक्षक होता है, वो शिक्षक डायरेक्टली उस बच्चे को कोई चीज़ समझा नहीं सकता है। जब उसको समझाना होता है तब वो क्या करता है कि बच्चे को कोई चीज़ सिखाना है तो उसके लिए उसको थोड़ा सा लालच देता है कि बेटा ये कार्य आप करिए, और उसके बाद जब आप ये कार्य बेहतर ढंग से कर लेंगे तो मैं आपको कैंडी दूंगा, खिलौने दूंगा, या मैं चॉकलेट दूंगा, टॉफ़ी दूंगा। तो इस प्रकार से उसको लालच देता है और बच्चा उस कार्य को करता है, और जब उसको प्रैक्टिकली तौर पर अपने जीवन में उतारता है तब क्या होता है कि उस चीज़ से वो बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। अगर वहीं पर देखा जाए कि व्यवहार जो वो सीख रहा है वो अच्छा है, पॉजिटिव में है, तो बच्चा वैसे ही अच्छा व्यवहार बाहर भी जाकर करता है। और अगर बुरा व्यवहार देख रहा है और बुरे तरीके से उसको सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही हैं, तो उस चीज़ को भी सीखकर बच्चा आगे जाकर वैसा ही बुरा व्यवहार भी करेगा। जैसे अल्बर्ट बंडूरा ने क्या बताया था, अपनी क्लास में बच्चों को वीडियो दिखाया एक जोकर का और एक लेडी का। लेडी वहीं पर अच्छा व्यवहार नहीं करती है तो बच्चे भी बाहर जाकर उसको देखकर वैसे ही अच्छा व्यवहार नहीं करते लोगों के साथ में। लेकिन जो जोकर होता है, वो जोकर अच्छा व्यवहार करता है, बच्चों के साथ घुल मिलता है और उनके साथ में बहुत ही अच्छे से पेश आता है, खुश नुमा माहौल होता है। तो बिल्कुल वैसे ही बच्चा भी क्या करता है
कि बाहर जाकर लोगों से मिलता है और वैसा ही व्यवहार करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा उसके सामने प्रेजेंट हो रहा है, यानी कि अच्छा व्यवहार प्रेजेंट किया जा रहा है या बुरा व्यवहार प्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों शामिल होता है बच्चे के व्यवहार को सीखने में। आगे है विकासात्मक परिपेक्ष। यह इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे नए कौशल से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे वे विकसित होते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के प्रसिद्ध चरण एक महत्वपूर्ण विकास सिद्धांत का उदाहरण है। यह देखते हैं कि बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे बढ़ते हैं, यह समझकर कि बच्चे विकास के विभिन्न चरणों में कैसे सोचते हैं। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि बच्चे अपने विकास के प्रत्येक बिंदु पर क्या करने में सक्षम हैं। यह शिक्षकों को कुछ आयु समूहों के उद्देश्यों के लिए सर्वोत्तम तरीके में मदद कर सकता है। यानी कि यह इसमें बताया गया है कि जब बच्चा विकास कर रहा होता है, जैसे कि वो शैशव काल में हो, शैशव काल में यानी कि 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है वह भी सीखता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा नहीं सीखता है। साथ ही साथ जीन पियाजे के द्वारा आपको भी पता है कि उन्होंने अपने ही 4 बच्चों पर प्रयोग किया और उसी 4 बच्चों पर उन्होंने 4 अवस्थाएं भी बताई कि 0 से जो 2 वर्ष का समय होगा वो संवेदी अवस्था होती है। उस संवेदी अवस्था में क्या करता है बच्चा, अपने सेंस ऑर्गन से वो सीखता है। साथ ही जब वो अपने प्राक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, दूसरी अवस्था में 2 से 7 वर्ष में, तब भी वो क्या करता है कि वस्तुओं को पकड़ना, उसमें जीववाद, ये सारी चीज़ें, केंद्रीयता, ये जोड़ घटाना, गुणा भाग, इस जैसी प्रक्रिया उसके अंदर आ जाती है। ये सारे चीज़ वो सीखना प्रारंभ कर देता है। फिर उस जीन पियाजे का ही संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही तीसरी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें 7 से 11 वर्ष का जो समय लिया गया है। 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो सोचने विचारने लगता है थोड़ा सा, और कह लीजिए कि उसके अंदर आकार, भार, लंबाई, ये सब डिवाइड करने के सारे तरीके उसके अंदर पनप जाते हैं, यानी कि इसका ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, वो संज्ञान में उसके आ जाता है। फिर लास्ट जो होता है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो लगभग ये कह लीजिए कि अपने उस तर्क शक्ति के उच्चतम पराकाष्ठा पर होता है, जहाँ पर वो सारी चीज़ों को करने में या समझने में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो ये विकास का परिपेक्ष माना गया है कि बच्चे कैसे विभिन्न आयु में वो सीखते हैं सर्वोत्तम तरीके से, ये यहाँ पर मदद करता है। आगे है संज्ञानात्मक परिपेक्ष। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, हाल के दशकों में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण बहुत अधिक व्यापक हो गया है, मुख्यतः क्योंकि यह इस बात का लेखा जोखा रखता है कि यादें, विश्वास, भावनाएं और प्रेरणाएं सीखने की प्रक्रिया में कैसे योगदान करती है। यह सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि एक व्यक्ति अपने प्रेरणा के परिणाम स्वरूप सीखता है कि नहीं, बाहरी पुरस्कारों के परिणाम स्वरूप। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य यह समझना है कि लोग कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं और जानकारी के संशोधित करते हैं। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण रखने वाले शिक्षक मनोवैज्ञानिक यह समझने में रुचि रखते हैं कि वे जो चीज़ें सीखते हैं उन्हें कैसे याद करते हैं, वह अन्य चीज़ों के साथ समस्याओं को कैसे हल करते हैं। यानी कि जो संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य यहाँ पर है, यहाँ पर जो बच्चा अपने उच्चतम पराकाष्ठा पर होता है, परिपक्व होता है, वो उसकी पूरे मेमोरी की बात की गई है, जैसे कि वो कैसे किस चीज़ को याद कर पाता है, उसमें विश्वास की नींव जो होती है वो किस प्रकार से पनपती है, साथ ही उसमें भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दुख व्यक्त करना है, वहाँ पर हंसी अगर छूट रही है तो ये भी गलत बात है। और जहाँ पर
आपको खुशनुमा माहौल मिल रहा है, वहाँ आप दुखी हो रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से भावनाएं वो जहाँ जैसे परिस्थिति हो उस प्रकार से उसको वहाँ पे व्यक्त करना चाहिए। और प्रेरणाएं सीखने की प्रक्रिया में योगदान करती हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ सीखने में अपनी कोई रुचि ही नहीं रखते हैं और आपका दिमाग डाइवर्ट रहता है, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी सीख नहीं सकते हैं। ये थी संज्ञानात्मक की बात। अब हम देखते हैं रचनावादी दृष्टिकोण। ओ, अनुभव परिपेक्ष। अनुभव परिपेक्ष का मतलब यह होता है कि इसमें कैसे रचनावादी और संज्ञानात्मक तरीके से कोई भी शिक्षार्थी के अनुभवों और विचारों को ध्यान में रखकर सीखता है। यानी कि कोई भी शिक्षक कैसे अनुभव अपना बच्चों के सामने पेश करता है और बच्चों के द्वारा अभी तक जो भी अनुभव लिया गया है उस अनुभव को कैसे वो अपने जीवन में उतारता है। दोनों पक्षों को ध्यान रखते हुए बच्चों को अच्छी से अच्छी जानकारी देने का वो पूरा प्रयास करता है। साथ ही जैसे मान लीजिए अनुभवात्मक में अगर आप आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके घर में बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, तो वो आप लोगों को समय समय पे क्या करते हैं कि एडवाइस देते रहते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी बात भी गलत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में उस कार्य को किया है और उस कार्य के माध्यम से उन्होंने अनुभव लिया है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, अपने अनुभव आपके सामने शेयर करते हैं। साथ ही आपको अनुभवात्मक तरीके से बहुत कुछ सिखाने का प्रयास भी करते हैं। अगर हम रचनावादी दृष्टिकोण देखें तो रचनावादी दृष्टिकोण में क्या होता है कि व्यक्ति कल्पनात्मक तरीके से अपने जो आसपास के माहौल होते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक के, उसमें क्या करता है कि बहुत कुछ वो रचनावादी तरीके से सीखता है और फिर वो उसी चीज़ को सिखाने का प्रयास करता है। जो लोग रचनावादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं उनका मानना यह भी होता है कि एक व्यक्ति जो पहले से जानता है वह नई जानकारी सीखने के तरीके में बहुत कुछ प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए उसकी पुरानी कोई जानकारी उसको है किसी भी क्षेत्र में, तो वो जब कहीं दूसरा अनुभव लेता है तो उसके माध्यम से उसमें बहुत कुछ चेंजेस कर लेता है। यानी कि पुराने ज्ञान में जब नए ज्ञान को जोड़ा जाता है और उसके माध्यम से जो बदलाव आता है वो रचनावादी दृष्टिकोण कहलाता है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं सिद्धांत क्या है। महत्वपूर्ण अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु छात्र के व्यक्तिगत हितों के लिए प्रासंगिक हो। यानी कि अधिगम या सिखाने का प्रयास हम तब कर सकते हैं जब बच्चे के लिए वो चीज़ हानिकारक ना हो, उसके लिए लाभप्रद हो। साथ ही सीखना जो स्वयं के लिए खतरा है, उदाहरण के लिए नए दृष्टिकोण या दृष्टिकोश बाहरी खतरों के न्यूनतम होने पर अधिक आसानी से आत्मसात हो जाते हैं। यानी कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उस सीखने में आपके जो पुराने ज्ञान हैं उसके साथ जोड़कर जब आप सीखते हैं तो उस चीज़ को बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। स्वयं के लिए खतरा कम होने पर सीखना तेजी से आगे बढ़ता है। मान लीजिए आपको सीखने में वहाँ से फिर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है और उससे आप लोगों का कोई हानि नहीं हो रहा है, तो वहाँ क्या करता है, बच्चा हो या व्यक्ति हो, सीखने का प्रयास वो तेजी से करता है। तो ये था हमारा सब यूनिट 3.1 जिसको आप लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। यदि आप लोगों को इस वीडियो में कहीं कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं दोबारा से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। और कहीं भी आप लोगों को ये लगे कि मैं तेज़ी से पढ़ाती हूँ और तेज़ी से ये सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करती हूँ तो वो भी ज़रूर बताइएगा आप लोग वीडियो में। और इस वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में, ताकि वो दोबारा से इस चीज़ को रिवीजन कर सकें। और कुछ ही दिनों में हमारा ये पूरा सब्जेक्ट जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के समक्ष में क्वेश्चन लेकर आएंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आप लोग
हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा पूरा देखिएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।